Here is zoology. ब्लड कंपोजिशन कल हमने कराया था। इसमें यहाँ पर सभी छोटे छोटे पॉइंट इसमें करा दिए थे हमने। हार्ट रेट हो गया बच्चों, पल्स रेट हो गया, पल्स प्रेशर जानते हो, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर हो गया था। इसके बाद कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम 70, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये सब हो गया था बच्चों। अब इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है, दिस वन इज ब्लड प्रेशर। हियर इज बीपी, ब्लड pressure. Blood pressure, this one is simply internal pressure that the blood exert against wall of artery. Here is internal pressure, आंतरिक दबाव, internal pressure that blood, here is exert against wall of artery, ERT, against wall of artery, wall of artery। आंतरिक प्रेशर जो ब्लड के द्वारा सिराओं की धमनियों के दीवार पर लगाया जाता है। ब्लड का वह प्रेशर जो धमनियों की दीवार पर लगाया जाता है। इंटरनल प्रेशर, आंतरिक प्रेशर, दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट वॉल ऑफ आर्टरी। ARTERIES, आर्टरीज की दीवार पर लगने वाला ब्लड का प्रेशर, दिस वन इज नोन एज ब्लड प्रेशर। Internal pressure that blood exert against wall of artery, this one is blood pressure। BP, this one is normally, इसका रेट है बच्चों 120/80, 120/80। Systolic blood pressure and diastolic blood pressure, here is systolic, SYSTOLIC, systolic blood pressure upon diastolic, ASTOLIC, diastolic blood pressure। सिस्टोल हार्ट को सिकुड़ते समय जो ब्लड प्रेशर होता है, और डायस्टोल हार्ट को फैलते समय जो ब्लड दीवार पर प्रेशर लगाता है, आर्टरी की दीवार पे, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। Blood pressure is measured by branchial artery of arm. This one is, it is measured, MEASURED, in branchial artery, BRANCHIL, branchial artery, ARTERY of arm। आर्म की ब्रेंकियल आर्टरी, यहाँ पर बच्चों ब्लड प्रेशर का जो कपड़ा होता है वो बेटा जाता है, तो वहां पर ब्रेंकियल आर्टरी ऑफ आर्म आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने पल्स प्रेशर बोला था, रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट, रिस्ट की रेडियल आर्टरी, बीपी ब्रेंकियल आर्टरी ऑफ आर्म, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक रेडियल आर्टरी आपको पल्स के लिए ध्यान रखनी है, और ब्लड प्रेशर के लिए ब्रेंकियल आर्टरी ऑफ आर्म, ये हो गया। एंड पल्स इज मेजर्ड इन रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट। यहां पर नोट करने के लिए ब्रैकेट में, पल्स measured in radial artery, RADIAL, artery of wrist, कलाई की रेडियल आर्टरी में पल्स प्रेशर नापा जाता है। ये ब्लड प्रेशर ब्रेंकियल आर्टरी में, पल्स measured in radial artery of wrist, ये ध्यान रखना बच्चों। दोनों वर्ड यहां पर हमने बताए। और पल्स प्रेशर तो हमेशा 120 माइनस 80/40 होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दिस वन इज, हियर इज 120 माइनस 80, दिस वन इज 40, ये हो गया बच्चों। इसको कहते हैं पल्स प्रेशर 40 मिलीमीटर Hg, जबकि ब्लड प्रेशर होता है 120/80। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो दो ब्लड प्रेशर बच्चों यहाँ पर ब्रेंकियल आर्टरी आपको समझिए। इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, स्फिग्मोमैनोमीटर, इसके लिए ब्लड प्रेशर नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट, दिस वन इज इंस्ट्रूमेंट,
स्फिग्मो, SPHYGMO, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, ये बच्चों इसका उपकरण हो गया। स्फिग्मो, SPHYGMO, स्फिग्मो MANO, मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर। फिर एक वर्ड आता है बच्चों ब्रेडिकार्डिया और ब्रेकिकार्डिया। हियर इज वन वर्ड, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया और ब्रेकिकार्डिया दो वर्ड है बच्चों, एक ही मीनिंग सेम है। वन वर्ड ब्रेडिकार्डिया, BRADY, ब्रेडिकार्डिया। इसको दूसरे वर्ड में ब्रैकीकार्डिया, BRACHY, CARDIA, ब्रैकीकार्डिया। ब्रैकीकार्डिया, अगर ये कभी वर्ड आ जाए ब्रेडिकार्डिया या ब्रैकीकार्डिया, इसका मीनिंग होता है जो स्लो हार्ट रेट। ब्रैकीकार्डिया, दिस वन इज स्लो हार्ट रेट का धीमा हो जाना। दिस वन इज स्लो हार्ट रेट, दिस वन इज ब्रेडिकार्डिया। और दूसरा वर्ड है टैकीकार्डिया, हायर हार्ट रेट। ट्रैकीकार्डिया, TRACHY, ट्रैकी, CARDIA, ट्रैकीकार्डिया। ये स्लो हार्ट रेट है और यहाँ पर हायर हार्ट रेट हुआ है, HIGHER, हायर हार्ट रेट। अगर हृदय गति ज्यादा हो जाए तो टैकीकार्डिया, दिस वन इज टैकीकार्डिया, TACHY, टैकीकार्डिया, हायर हार्ट रेट। और ब्रेडिकार्डिया, दिस वन इज स्लो हार्ट रेट। दो वर्ड बच्चों हार्ट रेट से रिलेटेड है। अब इसके बाद एक और वर्ड आता है जो दिस वन इज वेरिकोज वेन। वन वर्ड हार्ट मर्मर, दिस वन इज हार्ट मर्मर, MURMER, हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर अनियमित साउंड होती है। एनी डैमेज इन वाल्व, इट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ साउंड। अगर वाल्व में कोई डैमेज हो गया तो डब और लब की साउंड की क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। इसी को बच्चों हार्ट मर्मर कहते हैं। एनी डैमेज इन वॉल ऑफ हार्ट, एनी डैमेज इन वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल में अगर कोई नुकसान हो जाए, इट कॉज, इट अफेक्ट, यह प्रभावित करता है द साउंड ऑफ हार्ट, ध्वनि की, हृदय की ध्वनि को प्रभावित करता है। साउंड ऑफ हार्ट, हृदय की ध्वनि को प्रभावित करता है। कॉल्ड, दिस वन इज हार्ट मर्मर, इसे हार्ट मर्मर कहते हैं, MURMER, हार्ट मर्मर। बच्चों अगर वर्ड आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। अब एक वर्ड है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप measured heartbeat or heart sound. One word, stethoscope, STETHO, stethoscope. This one is to measure, instrument to measure the heartbeat. STETHO, scope, stethoscope. Instrument used to measure heart sound or heartbeat. This one is instrument, TRUMENT, used to measure, नापने के काम आता है। Used to measure, this one is heart sound और या हार्ट बीट। हार्ट बीट को नापने वाला उपकरण जो डॉक्टर जनरली कान पर लटका के रखते हैं, दिस वन इज स्टेथोस्कोप। तो इतने पॉइंट बच्चों इसमें और रह गए थे। अब इसके बाद ये सब पॉइंट हो गए बच्चों। अब एक इसमें है वन इंपॉर्टेंट, दिस वन इज हार्मोन, दिस वन इज ANP, एक इंपॉर्टेंट
हार्मोन है बच्चों जो हार्ट निकालता है। ANP आर्टीरियोनेचुरेटिक, ANP आर्टीरियोनेचुरेटिक पेप्टाइड, एट्रियोनेचुरेटिक पेप्टाइड. This one is atrio, ATRIO, natriuretic, TURETIC, peptide, peptide, arterionatriuretic peptide, ANP. एट्रियो, एट्रियो माने एट्रियम से रिलेशन, एट्रियल से रिलेशन, ऑरिकल से रिलेशन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट में ऊपर वाले चैम्बर को ऑरिकल कहते हैं, उसको एट्रियम भी कहते हैं. एट्रियोनेचुरेटिक पेप्टाइड, एट्रियोनेचुरेटिक पेप्टाइड या ANF, दूसरा वर्ड ऑब्लिक करके ANF, आर्टीरियोनेचुरेटिक फैक्टर, एट्रियोनेचुरेटिक फैक्टर, ANF भी कहते हैं. ANP और ANF दोनों एक ही चीज है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एट्रिया ऑफ हार्ट. हार्ट के जो एट्रिया है, हार्ट के ऊपर के दो चैम्बर को नॉर्मली ऑरिकल कहा जाता है, एट्रिया कहा जाता है, एट्रियम, ATRI, एट्रिया, ऑरिकल, एट्रियम. तो ये इसके द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है. दिस वन इज, इट इज हार्मोन secreted by hormone, SECRE, secreted by auricle, AURICLE, auricle of heart या एट्रिया ऑफ हार्ट. हार्ट के ऑरिकल से जो हार्मोन होता है इसको कहते हैं ANF. ANF या ANP. अब इसका बेसिक काम क्या होता है? इट डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम. Here is decrease, घटाता है, CREASE, decrease blood pressure and blood volume. ब्लड वॉल्यूम को भी घटाता है, ब्लड प्रेशर को घटाता है. जो हमारी बॉडी में नेचुरल सिस्टम होता है बच्चों, जो हमारे ब्लड प्रेशर को स्वयं बढ़ाता है, घटाता है, इसके द्वारा भी कंट्रोल न को करा जाए तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बीपी बढ़ गया. ये पहले हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टैटिक सिस्टम होता है, स्वयं कोई बढ़ी हुई चीज है उसको घटाते हैं और घटी हुई चीज को बढ़ाते हैं. देखो बच्चों, हार्ट हमारे बीपी को घटाता है, जबकि हमारी किडनी जो है वो हमारे बीपी को बढ़ाती है. अभी इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा, वहां पर हम बताएंगे ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है. यहाँ पर डिक्रीज बीपी एंड ब्लड वॉल्यूम, दो पॉइंट है बच्चों. दिस वन इज इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन. एक बेसिक रीजन है बच्चों, इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, सोडियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, एक्सक्रीशन. अगर ये वर्ड लिखा है तो बच्चों इससे समझ जाना है कि ब्लड प्रेशर को घटाएगा. सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, तो कहने मतलब सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा रहा है, शरीर से सोडियम को निकाल रहा है, तो बच्चों ब्लड प्रेशर को घटाएगा. सोडियम के एक्सक्रीशन को अगर ये नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा. ऐसे होता है बच्चों सिस्टम. जब हम किडनी बताएंगे तो उसमें एक हार्मोन होता है रेनिन, RENIN. दिस वन इज RENIN, रेनिन, सिक्रेटेड बाय किडनी, किडनी के द्वारा स्रावित होता है. ये क्या करता है? इंक्रीज बीपी, बीपी इंक्रीज करता है. ये बीपी को इंक्रीज कर रहा है, जबकि ANF बीपी को घटा रहा है. अगर हम सोडियम के वर्ड में बात करें तो यहाँ पर दिस वन इज इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, तो यहाँ पर आएगा ये डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, सोडियम के उत्सर्जन को घटाता है. तो बच्चों ये वर्ड भी आपको साथ में याद रखना है, हालांकि ये एक्सक्रीशन में बताते हैं और ये हार्ट के चैप्टर में बताना है. सोडियम के एक्सक्रीशन से क्या होता है? सोडियम का एक्सक्रीशन अगर बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? तो आपका आंसर है ब्लड प्रेशर कम होगा. सोडियम का एक्सक्रीशन अगर कम हो जाए, डिक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, तो बच्चों बीपी इंक्रीज होगा.
बीपी इंक्रीज करने के लिए हमारे ब्लड में एक हार्मोन होता है रेनिन, ये किडनी से सीक्रेट होता है। जबकि बीपी को घटाने के लिए हमारे हार्ट के ऑरिकल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसको एएनपी या एएनएफ कहते हैं, आर्टीरियो एट्रियोनेचुरेटिक फैक्टर। ये ब्लड प्रेशर को घटाता है। ये वर्ड बच्चों आपको समझना है। दिस वन इज यहां पर हो गया बच्चों। तो क्या हो गया, एएनपी वर्क अपोजिट टू रेनिन। एएनपी रेनिन के अपोजिट काम करता है। रेनिन बीपी को बढ़ा रहा है जबकि एएनएफ ब्लड प्रेशर को घटा रहा है। ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट वर्ड था। अब बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, हर चीज आपको समझनी है। ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे वर्ड यहाँ पर आ गए। अब बच्चों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। हियर इज एक्सक्रीशन। जैसे सबसे पहले हमने बच्चों डाइजेशन पढ़ा था, फिर रिस्पिरेशन हो गया, फिर सर्कुलेशन। अब बच्चों एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी बॉडी में किडनी होता है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। दिस वन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम बॉडी। दिस वन इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। Here is removal of nitrogenous waste product. Nitrogenous waste product from body. Waste product from body is called excretion. इसे उत्सर्जन कहते हैं। Is called excretion. ये नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, इसको उत्सर्जन कहा जाता है। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसमें कौन कौन से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपको पता बच्चों, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, एक्सेस साल्ट हो गया, पिगमेंट, वाटर, CO2। एक्सक्रीशन कौन कौन से प्रोडक्ट, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, CRETRY, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। दिस वन इज अमोनिया हो गया, बहुत से जंतुओं में अमोनिया होता है, बहुत से जंतु में यूरिया होता है, और कुछ में होता है बच्चों यूरिक एसिड। ये तो तीन मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है। इसके अलावा यहाँ पर एक्सेस सॉल्ट भी उत्सर्जित किए जाते हैं, साथ साथ में CO2 का भी उत्सर्जन होता है। एक्सेस साल्ट किसमें उत्सर्जित किए जाते हैं, पसीने में। तो ये एक्सेस साल्ट हो गया, पिगमेंट हो गया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया, सब ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं। अब यहाँ पर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, दिस वन इज, फिर उसके बाद हियर इज एक्सक्रीटिव ऑर्गन। नेक्स्ट इसी के बाद आता है बच्चों हमारे टोटल एनिमल में जो मेन एक्सक्रीटिव ऑर्गन, हियर इज एक्सक्रीटरी, CRETORY ऑर्गन्स, जंतुओं के उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होते हैं। हियर इज एनिमल ग्रुप एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। यहाँ पर दो कॉलम आएंगे, पहले में आएगा एनिमल ग्रुप एंड सेकंड में आएगा बच्चों एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, CRETORY एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अब फर्स्ट नॉन कॉर्डेट से शुरू से लेके चले तो बच्चों यहाँ पर प्रोटोजोआ, ओरिफेरा, सीलेंटेड, ये तीनों के तीनों ग्रुप है। हियर इज प्रोटोजोआ, ओरिफेरा एंड सीलेंटेड, ELENTERATA। इनमें बच्चों कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। इनका सारा काम शरीर की सरफेस से होता है, बॉडी वॉल से होता है या आउटर कवरिंग से होता है। तो बच्चों इसमें बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन हो जाएगा। हियर इज बॉडी सरफेस, शरीर की सतह, बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन, परासरण के द्वारा इनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है। लेकिन बच्चों प्रोटोजोआ में एक और ऑर्गन होता है,
एक्सक्रीशन का काम करता है, दैट इज नॉन एज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक और ऑर्गन, इसको कहते हैं संकुचनशील धानी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, VACUOLA। प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानी दो काम करती है बच्चों, एक एक्सक्रीशन एंड सेकंड ऑस्मो रेगुलेशन। परफॉर्म टू वर्क, नंबर वन देयर इज एक्सक्रीशन, उत्सर्जन का काम करती है, और सेकंड यहाँ पर हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन दो काम के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फेमस है। अब बच्चों तीन ग्रुप हो गए, उसके बाद आता है प्रोटोजोआ पोलीफेरा सिलेंटेट। सिलेंटेट के बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थीस, जिसमें टीनिया आता है। सेकेंड ग्रुप प्लेटीहेल्मिन्थीस, ये ऐसे याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर टीनिया लिखना पड़ेगा। अब आपको दिमाग को स्ट्राइक करना है, आपने नॉन कोऑर्डिनेट में पढ़ा इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लेटीहेल्मिन्थीस या टीनिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों फ्लेम सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वाला कोशिका कहते हैं उसको। दिस वन इज फ्लेम सेल, FLAME, फ्लेम सेल्स, ये हो गई बच्चों इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद आता है एस्केहेल्मिन्थीस, ASCHELMINTHS, एस्केहेल्मिन्थीस, जिसमें आता है एस्केरिस। एस्केरिस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों रेनिट सेल। दिस वन इज एक्सक्रीटरी कैनाल और रेनिट सेल कहते हैं। Here is XCRETORY, एक्सक्रीटरी कैनाल, ब्रैकेट में RANNET, रेनिट सेल। एस्केरिस का पूछा गया या एस्केहेल्मिन्थीस का उत्सर्जी, इसका उत्सर्जी अंग एक्सक्रीटरी कैनाल और रेनिट सेल हो गया। एस्केहेल्मिन्थीस के बाद अगला फाइलम आता है बच्चों, अब आ गया आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले क्रस्टेशिया। फोर्थ पॉइंट क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया जिसमें आता है बच्चों प्रॉन, पहले मॉन कहते हैं झींगा मछली। क्रस्टेशिया इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। प्रॉन का अगर आप याद करें तो बच्चों एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड, इसका उत्सर्जन एंटीनरी, नरी और ग्रीन ग्लैंड, या दूसरा नाम है दिस वन इज ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड इसका उत्सर्जन। प्रॉन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड। फिर आर्थ्रोपोडा में ही फिर आता है बच्चों अरेक्निडा, स्कॉर्पियन। पांचवा ये क्लास है अरेक्निडा, ARACHNIDA, अरेक्निडा। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बिच्छू, इसका उत्सर्जन, स्कॉर्पियन का उत्सर्जन कोक्सल ग्लैंड होता है बच्चों, जो उसके पैर के पहले भुजा में स्थित होती है। COXAL, कोक्सल ग्लैंड, ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आर्थ्रोपोडा के दोनों क्लास हैं बच्चों। फिर अगली क्लास है बच्चों इंसेक्टा, 6 इंसेक्टा। ये तीनों क्लास ये होती हैं आर्थ्रोपोडा की, क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट में सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया कॉकरोच। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अगर इंसेक्ट का या कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बहुत से बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं मेल्पिघियन ट्यूब्यूल्स। हियर इज MELPIGHIAN, मेल्पिघियन, TUBULS, मेल्पिघियन ट्यूब्यूल्स, इंसेक्ट या कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब उसके बाद आर्थ्रोपोडा के बाद फाइलम आता है एनेलिडा। 7th पॉइंट एनेलिडा। एनेलिडा में सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया अर्थवर्म, दिस वन इज अर्थवर्म। अब एनेलिडा का उत्सर्जी अंग भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है दिस वन इज नेफ्रिडिया, NEPHRIDIA,
RI नेफ्रिडिया, इसका उत्सर्जन नेफ्रिडिया, एंगलिडा का उत्सर्जन नेफ्रिडिया। लेकिन अर्थवर्म में एक और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है बच्चों, कोशिका। जब हमने निल्डा बताया था वहां पर भी बताया था। इसको कहते हैं क्लोरेगोगन सेल। दिस वन इज क्लोरे, CHLORA, क्लोरे, GOGEN, क्लोरेगोगन सेल अर्थवर्म में भी पाई जाती है। क्लोरेगोगन सेल excretory organ found in earthworm, main nephridia। क्लोरेगोगन सेल याद रखना बच्चों, ये अर्थवर्म का excretory organ की तरह काम करती है। एनेलिडा के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों मोलस्का। 8th पॉइंट, अगला फाइलम मोलस्का, LLUSCA। मोलस्का के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को किडनी भी कहा जाता है। जैसे हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, लेकिन एक दो और एनिमल है जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम अलग है। एक कहते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस। हियर इज ऑर्गन ऑफ बोजानस, BOJANUS, ऑर्गन ऑफ बोजानस। बहुत बार पूछा गया है ऑर्गन ऑफ बोजानस किससे रिलेटेड है, आपका आंसर है एक्सक्रीशन से। एक और नाम है बच्चों, दिस वन इज कॉल्ड कैबर्स ऑर्गन, KEBERS, कैबर्स ऑर्गन। ये भी मोलस्का का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी, ऑर्गन ऑफ बोजानस और कैबर्स ऑर्गन। अब इसके बाद अब आया था वर्टिब्रेट। ये नॉन कॉर्डेट के अलग अलग फाइलम के अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब वर्टिब्रेट में सब वर्टिब्रेट आ गया, हम लोग मेन वर्टिब्रेट है। हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है 9th हियर इज वर्टिब्रेट। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है बच्चों किडनी। हमारी बॉडी में उत्सर्जी अंग किडनी है। अब लोअर वर्टिब्रेट ऊपर की तरफ अगर देखें तो बच्चों यहां पर आता है एक हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा में आता है बैलेनोग्लोसस, बैलेनोग्लोसस। इसका उत्सर्जी अंग अभी हमने जब कॉर्डेट पढ़ा होगा उसमें बताया होगा। हेमिकॉर्डेट में जो बैलेनोग्लोसस है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ग्लोमेरुलस। हियर इज ग्लोमेरुलस। और एक नाम और भी बोला गया है इसको, इसको कहते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड भी कहते हैं इसको। बैलेनोग्लोसस किस ग्रुप में आता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, हेमिकॉर्डेटा में। बैलेनोग्लोसस आता है ब्रैकेट में हेमिकॉर्डेटा, CHORDATA, हेमिकॉर्डेटा में बैलेनोग्लोसस आता है। अब उसके बाद आ गया हर्डमानिया, HERDA, हर्डमानिया। ये आता है बच्चों यूरोकॉर्डेटा, UROCHORDATA, यूरोकॉर्डेटा। हर्डमानिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बच्चों याद अगर आपको हो तो आप इसको कहते हैं बच्चों न्यूरल ग्लैंड। दिस वन इज न्यूरल, NEURAL, न्यूरल ग्लैंड। अब उसके बाद लास्ट है, इसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। देयर इज सिफेलोकॉर्डेटा, उसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। लास्ट नॉन कॉर्डेट, सॉरी लास्ट लोअर कॉर्डेट 12वां एम्फियोक्सिस, AMPHIOXUS, एम्फियोक्सिस। ये आता है सिफेलोकॉर्डेटा में। सिफेलोकॉर्डेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो प्रोटोनेफ्रिडिया, PHRIDIA, प्रोटोनेफ्रिडिया। ये बच्चों अधिकतर ग्रुप के उत्सर्जी अंग के नाम हमने बताए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बेस पर। अब बच्चों यहां पर नेक्स्ट करना है आपको नाइट्रोजनस वेस्ट, उत्सर्जी पदार्थ जो मेन है। Here is नाइट्रोजिनस वेस्ट, GENOUS। वैसे तो 3 मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। कौन कौन से बच्चों? Here is अमोनिया,
सेकंड यूरिया, थर्ड यूरिक एसिड। ये तीन टाइप के जंतु होते हैं, तीन टाइप के उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे टीएमओ होता है, ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड होता है, जो समुद्र में पाई जाती है मछलियां। जैसे स्पाइडर होता है, उसमें ग्वानीन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ऐसे एक दो और है, लेकिन जो मेन उत्सर्जित पदार्थ है ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और इसके बेस पर हम एनिमल को भी बोल सकते हैं। जो एनिमल अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटैलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटैलिक। ये तीन वर्ड हुए, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। फर्स्ट, अब ऑन द बेस ऑफ फर्स्ट है बच्चों अमोनिया। दिस वन इज अमोनिया, AMMONIA। Animal which excrete ammonia are called ammonotelic। सिंपल सी डेफिनेशन है, एनिमल विच एक्सक्रीट, जो एनिमल विच एक्सक्रीट, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, EXCRET, एक्सक्रीट अमोनिया, AMMONA, अमोनिया, कॉल्ड अमोनोटैलिक एनिमल। इन्हें अमोनोटैलिक एनिमल कहते हैं, AMMONOTELIC, अमोनोटैलिक एनिमल कहते हैं। अमोनिया विच एक्सक्रीट, सॉरी, एनिमल विच एक्सक्रीट अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटैलिक एनिमल। ये वर्ड हो गया बच्चों। अब अमोनिया का उत्सर्जन के लिए बाहर जिस वातावरण में जंतु रहता है उसमें पानी की जरूरत पड़ती है। जंतु पानी के संपर्क में होना चाहिए, तभी अमोनिया का उत्सर्जन होता है बच्चों। अगर पानी के संपर्क में नहीं है तो अमोनिया का उत्सर्जन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व अमोनिया। सेकेंड पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर needed to release अमोनिया। अमोनिया को निकालने के लिए अत्यधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू रिलीज अमोनिया या टू रिमूव अमोनिया, कोई भी सेंस आप लगा सकते हैं। अब ये कैसे बनता है बच्चों अमोनिया? चीफ प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। इट इज प्रोड्यूस्ड, अमोनिया कैसे बनती है? प्रोड्यूस्ड बाय अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। दिस वन इज अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। या तो बोलिए बच्चों अमोनो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से बनता है अमोनिया। दिस वन इज अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म एंड इट इज वेरी टॉक्सिक ड्यू टू हाई पीएच। दूसरा पॉइंट, वेरी टॉक्सिक, अत्यधिक जहरीली है। क्यों? ड्यू टू हाई पीएच, इसका पीएच मान ज्यादा होता है। जब हाई टॉक्सिक है इसलिए शरीर में इसको एकत्रित नहीं कर सकते हैं, तुरंत इसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन अमोनिया हमारे शरीर में भी बनती है, लेकिन हमारे शरीर में अमोनिया से तुरंत यूरिया बन जाता है। लेकिन जो पानी के संपर्क में है उनमें अमोनिया तो बनेगा, तुरंत उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वेरी टॉक्सिक ड्यू टू हाई पीएच, सो कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, कैन नॉट बी स्टोर्ड, एकत्रित नहीं कर सकते इन बॉडी, इसलिए इसको शरीर में एकत्रित नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरी टॉक्सिक होती है। कैन नॉट बी अलाउड टू एक्यूमुलेट, कैन नॉट बी स्टोर्ड। अमोनिया डिफ्यूज आउट अक्रॉस बॉडी सरफेस इनटू सराउंडिंग, तुरंत शरीर की सतह से बाहर निकल जाती है। इट इज मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, ये किन किन जंतुओं का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है बच्चों? एज फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लिखते हैं, मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ हेयर इज प्रोटोजोआ। दिस वन इज प्रोटोजोआ के जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ है। साथ में आ गया स्पंज, SPONGS, स्पंज हो गया। फिर हो गया सीलेंटेट, शुरू के तीन ग्रुप, LENTERAT,
क्योंकि बच्चों हमने उसमें बोला था इनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट शरीर की सतह से बाहर डिफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सब पानी के संपर्क में रहते हैं, इसलिए इनका उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया। फिर उसके बाद दिस वन इज प्रॉन क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया यहां पर आ गया बच्चों, प्रॉन पानी में रहता है। फिर उसके बाद हियर इज स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इसका एग्जाम्पल है बच्चों स्टारफिश, इसका भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया। फिर उसके बाद मोस्ट बोनीफिश, नेक्स्ट मोस्ट बोनीफिश जिसमें एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है, फिशेस का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। फिर उसके बाद टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के टैडपोल लार्वा। एक्वेटिक एम्फीबिया, जलीय एम्फीबिया में, हियर इज एक्वेटिक एम्फीबिया, जलीय एम्फीबिया, पानी में रहने वाले एम्फीबिया। जैसे कौन सा हो गया बच्चों यहाँ पर, सैलमेंडर, हियर इज सैलमेंडर, SALAMANDR, सैलमेंडर पूंछ वाला एम्फीबिया है। और लास्ट है बच्चों यहाँ पर एक्वेटिक इंसेक्ट, दिस वन इज एक्वेटिक इंसेक्ट, जलीय कीट में एक्वेटिक इंसेक्ट। थोड़ा बच्चों यहाँ पर वेरिएशन है, विभिन्नता है जंतुओं के ग्रुप में, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। सैलमेंडर एक्वेटिक एम्फीबिया, AMPHI एम्फीबिया। बच्चे थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, अपने कॉमन सेंसेस को ठीक कर लिया करो। एक्वेटिक एम्फीबिया। फिर बच्चों यहाँ पर दिस वन इज रेप्टाइल बोनीफिश, टेल्ड एम्फीबिया, सैलमेंडर हो गया। यहां पर एक तो एक्वेटिक इंसेक्ट आपको ध्यान रखना है, जो भी पानी में रहते हैं उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एक्वेटिक एम्फीबिया, जैसे यहां पर सैलमेंडर हो गया, फ्रॉग का टैडपोल लार्वा, इससे अमोनिया सर्जित है। मोस्ट बोनी फिशेस, बोनी फिश का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया। और ये नॉन कॉर्डेट के ग्रुप है बच्चों, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा में स्पंज, टेटा, क्रिस्टेशिया में प्रॉन, और इकाइनोडर्म्स में स्टारफिश। और ये कॉर्डेट के ग्रुप। मोस्ट बोनी फिशेस, एंडोस्केलेटन इसमें बोन्स का होता है, बोनी फिशेस कहते हैं। टैडपोल लार्वा फ्रॉग, एक्वेटिक इंसेक्ट, ये चारों ग्रुप अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा कि एक्वेटिक एम्फीबिया का उत्सर्जित पदार्थ क्या है, या सैलमेंडर का उत्सर्जित पदार्थ क्या है, टैडपोल लार्वा फ्रॉग का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, बोनी फिशेस का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है। देखो बच्चों वैसे सारी फिशेस पानी में रहती है, लेकिन सब इसका उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया नहीं है। किसी में यूरिया भी है और किसी में यूरिया भी हो सकता है, लेकिन यूरिक एसिड नहीं है। यहाँ पर अमोनिया और यूरिया दो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। अब बच्चों अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? अमोनिया का फॉर्मेशन अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से, जैसे अभी मैटर में आया था, उससे होता है बच्चों। यहाँ पर दिस वन इज फॉर अमोनिया इज नाइट्रोजन कैटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, इट इज फॉर्म्ड बाय डीएमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड, बनती है, बाय डीएमिनेशन, अमोनिया को हटाना, डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। जैसे नाम है बच्चों अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से अमोनिया को हटा करके ये बच्चों अमोनिया बन जाती है। डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, हियर इज इट अकर्स इन लिवर सेल, और ये क्रिया कहां पर होती है? लिवर सेल। अमीनो एसिड इन लिवर सेल। कोई पूछे अमोनिया कहां बनती है तो आपको बताना है बच्चों अमोनिया बनती है लिवर सेल में, लिवर में, लिवर सेल में। कौन से प्रोसेस के द्वारा? डीएमिनेशन के द्वारा। अब डीएमिनेशन में होता क्या? दिस वन इज कोई अमीनो एसिड अगर लगाए,
सपोज यहाँ पर एक तरफ NH2 ग्रुप COH ग्रुप है, R here is C then H NH2 एक अमीनो एसिड का फॉर्मूला, then COH, एक तरफ NH2 ग्रुप, एक तरफ COH ग्रुप, एक तरफ R, एक तरफ H ग्रुप. दिस वन इज अमीनो एसिड, इसको कहते हैं अमीनो एसिड. इस पर ऑक्सीजन और वाटर की क्रिया, हियर इज ऑक्सीजन प्लस वाटर. अब इसके फलस्वरूप बनेगा एक कीटो एसिड बनता है. दिस वन इज हियर इज RC डबल बॉन्ड O और उसके बाद बन गया COOH. दिस वन इज वन कीटो एसिड. अब कीटो एसिड प्लस हियर इज H2O2 एंड अमोनिया, H2O2 प्लस अमोनिया बन गया. तो बच्चों अमोनिया का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है, किसी भी अमीनो एसिड से अमोनिया का डीएमिनेशन, अमीनो एसिड से अमोनिया को निकाल करके अमोनिया बनता है. डीएमिनेशन के द्वारा होता है. कहाँ पर होता है? लिवर सेल में. अमोनिया कहाँ बनता है? लिवर सेल में. इसके द्वारा डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के डीएमिनेशन के फलस्वरूप ये बनता है बच्चों अमोनिया. तो डीएमिनेशन मींस रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड. रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड. रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड. ये वर्ड ध्यान रखना है. ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड टू प्रोड्यूस अ कीटो और हाइड्रोक्सी एसिड. बीच में कीटो या हाइड्रोक्सी एसिड बन गया और साथ में फ्री अमोनिया. तो बच्चों अमोनिया के केस में नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया के केस में इतना मैटर आपको समझना है. अमोनिया कैसे बनती है? डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड से. कहाँ बनती है? लीवर में बनती है. और अमोनिया प्रोटीन या अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनती है. यह अत्यधिक टॉक्सिक होती है, इसलिए शरीर में स्टोर नहीं कर सकते. अमोनिया के उत्सर्जन के लिए अत्यधिक वाटर की आवश्यकता पड़ती है. ये सब पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखने हैं. और खास तौर से इसके एग्जाम्पल एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स भी कह सकते हैं. अगर बच्चों एक्वेटिक इंसेक्ट है तो इंसेक्ट आता है आर्थ्रोपोड में. थोड़ा सा अगर एक्वेटिक इंसेक्ट आपको पता है तो ये इंसेक्ट आर्थ्रोपोड में आता है. तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड भी कभी कभी पूछा गया तो आपको अमोनिया बताना है. और फिशेस पानी में रहती है तो बोनी फिशेस का उत्सर्जित पदार्थ भी अमोनिया है. अब बच्चों सेकंड है यूरियोटैलिक एनिमल. यूरियो माने जिसमें यूरिया बनती है. सेकंड अमोनोटैलिक के बाद यूरिया. सेकंड नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया. जिन जंतुओं में यूरिया का उत्सर्जन होता है इन्हें यूरियोटैलिक एनिमल कहते हैं. हियर इज एनिमल which excrete EXCRET यूरिया. जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटैलिक एनिमल. दिस वन इज UREOTELIC यूरियोटैलिक एनिमल. जिन जंतुओं में यूरिया का उत्सर्जन होता है एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरियोटैलिक एनिमल. इन्हें यूरियोटैलिक एनिमल कहते हैं. दिस वन इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. सेकेंड पॉइंट लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. अमोनिया से कम जहरीली होती है. अमोनिया लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. दिस वन इज such animal convert ammonia into urea. Less toxic. So next, formation of urea takes place in liver. Second point, next point, formation of urea. यूरिया का निर्माण take place in liver. लिवर में ही अमोनिया बनती है, लिवर में ही यूरिया बनती है. लेकिन जो यूरिया बनती है ये एक साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा बनती है. इट इज फॉर्म्ड बनती है बाय साइक्लिक प्रोसेस CYCLIC साइक्लिक प्रोसेस.
चक्रीय क्रम में बनती है। अब बच्चों साइक्लिक प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस वन इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। इसको यूरिया चक्र कहते हैं। एक नाम ये है बच्चों। दूसरा नाम इसको कहते हैं क्रेब्स हैंसेलेट साइकिल। क्रेब्स HANSLEIT हैंसेलेट साइकिल। क्रेब्स हैंसेलेट साइकिल। यूरिया साइकिल सेकंड, क्रेब्स हैंसेलेट साइकिल। और एक इसमें अमीनो एसिड यूज होता है ऑर्निथीन, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्निथीन, THINE, ऑर्निथीन साइकिल। इसको ऑर्निथीन साइकिल भी कहा गया। यही बच्चों लास्ट चैप्टर इसमें एक्सक्रीशन में है। यूरिया साइकिल हम बताएंगे आपको। यूरिया साइकिल, क्रेब्स हैंसेलेट, ये दोनों वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये साइकिल खोज की। क्रेब्स हैंसेलेट साइकिल कहते हैं। इसमें अनयूजुअल अमीनो एसिड होता है, जो 20 अमीनो एसिड जिससे प्रोटीन बनती है, उसके अलावा अन्य अमीनो एसिड होते हैं। उसमें मेन अमीनो एसिड होता है ऑर्निथीन, इसलिए ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं। कहाँ होती है बच्चों? लिवर में। अब ये हो गया, दिस वन इज, इट इज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ बोनी फिशेस। अब इसके एग्जाम्पल, फर्स्ट है सम बोनी फिश। देखो बोनी फिश इससे पहले भी आया था अमोनिया के केस में, मोस्ट बोनी फिश आया था वहां पर। यहां पर है सम बोनी फिश। बोनी माने इसमें एंडोस्केलेटन बोन का होता है। फिर आ गया इलास्मो ब्रांच कार्टिलेजिनस फिश कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिश। इसमें कौन सी आती है बच्चों? सार्क। सार्क का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिया होता है, जैसे हम लोगों का होता है। फिर उसके बाद एम्फीबिया, दिस वन इज एम्फीबिया। जबकि प्रोकाटेटपो लार्वा अमोनोटेलिक है। बहुत सारे एम्फीबिया सैलमेंडर अमोनोटेलिक है, लेकिन अधिकतर एम्फीबिया यूरियोटेलिक होंगे। ये मीनिंग भी आपको समझना है। जबकि सैलमेंडर एम्फीबिया में था, वो अमोनोटेलिक था, और यहां पर एम्फीबिया एंड मैमल्स। फोर्थ पॉइंट, स्तनधारी। हम लोग सब बच्चों यूरियोटेलिक है, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। बनता सब में अमोनिया है, लेकिन अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वन इज एम्फीबिया, मैमल्स और प्लास्मोब्रांच फिशेस, बोनी फिशेस, मैमल्स। ये बच्चों मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। अब यहां पर अर्थवर्म। अर्थवर्म एक एक्सेप्शनल केस है बच्चों, केचुआ जो है। दिस वन इज अर्थवर्म। अगर अर्थवर्म ज्यादा पानी में रहता है तो वो अमोनिया उत्सर्जन करता है, लेकिन वो मिट्टी में रहता है तो वो यूरिया उत्सर्जन करता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है। अर्थवर्म, दिस वन इज अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक क्यों कहते हैं? व्हेन लिव इन वाटर, जब पानी में रहता है तो वो अमोनोटेलिक हो जाता है। दूसरा यूरियोटेलिक, UREOTELIC, व्हेन लिव ऑन सैंड, सॉरी मड में, मिट्टी में रहता है। लिव ऑन मड, सॉइल, सॉइल में रहता है तो वो यूरियोटेलिक हो जाता है, और पानी में रहता है तो अमोनोटेलिक हो जाता है। बाकी चारों एग्जाम्पल आपको ये ध्यान रखने हैं यूरियोटेलिक के केस में। थर्ड है नेक्स्ट यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड। यूरिया के बाद नेक्स्ट है यूरिक एसिड। थर्ड यूरिक एसिड। जो जंतु यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। Here is animal which excrete, which excrete, excrete uric acid, URIC, uric acid, called, this one is uricotelic animal, URICO, TELIC, uricotelic animal। बच्चों यूरिक एसिड
एक वर्ड ध्यान रखना, यूरिक एसिड के उत्सर्जन में शरीर से बहुत कम वाटर का लॉस होता है। जिन जंतुओं में जीवित रहने के लिए पानी का लॉस रोकना पड़ता है उनमें एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, जैसे बर्ड्स, इससे याद हो जाएगा। बर्ड अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ती हैं, अगर वहां से बार बार यूरिन जाएंगे तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी होगी तो फिर उसको नीचे आना पड़ेगा। इसलिए नेचर ने उसको यूरिकोटैलिक एनिमल बना दिया, क्योंकि उसके उत्सर्जन में पानी का लॉस बहुत कम होता है। जैसे डेजर्ट एनिमल हो गए, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु। रेगिस्तान में पानी वैसे ही नहीं मिलता, वो तो वेजिटेशन को खा करके शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। अगर वो बार बार यूरिन जाने लगे तो वो उसमें शरीर में पानी का लॉस हो जाएगा, इसलिए उनका उत्सर्जित पदार्थ यूरिक एसिड हो गया, क्योंकि यूरिक एसिड को उत्सर्जन करने के लिए बहुत कम पानी का लॉस होता है। This one is much less toxic than ammonia and urea, so they can be stored in body. Second, next point, much less toxic than ammonia, एंड यूरिया। अमोनिया और यूरिया से अत्यधिक बहुत कम जहरीली होती है। मच लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड यूरिया, सो स्टोर्ड इन बॉडी, सो स्टोर्ड इन बॉडी, इसलिए इसको शरीर में एकत्रित कर सकते हैं। यह है बच्चों यूरिक एसिड के लिए, स्टोर्ड इन द बॉडी। दिस वन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के उपापचय से बनती है। दिस वन इज फॉर्म्ड बाय प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन के उपापचय के फलस्वरूप बनती है, मेटाबॉलिज्म एस प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। हाँ विश्वर, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, मैं भेजता हूँ। हाँ अच्छा, तो घर पे होगा भी तो? मैं तो थोड़ा कोचिंग में हूँ, बस छूटने वाला मेरा। हाँ चलो मैं भेजता हूँ। ठीक है ठीक है। तो बच्चों फॉर्म्ड बाय प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन में आप जानते होंगे कि दो नाइट्रोजन बेस आते हैं बच्चों। डीएनए जब हमने बताया था उसी हिसाब से, हियर इज नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, वन इज प्यूरिन एंड सेकंड होता है बच्चों pyrimidine, PYRIMIDINE। प्यूरिन में आता है एडेनिन एंड ग्वानिन, pyrimidine में आता है साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। 5 नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये दो प्यूरिन एडेनिन ग्वानिन के मेटाबॉलिज्म से बच्चों यूरिक एसिड बनता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एडेनिन एंड ग्वानिन, हियर इज ग्वानिन और यहाँ पर है एडेनिन, ADENINE। इन दोनों से यहाँ पर ये मिल करके बन गया एक नेक्स्ट सब्सटेंस, इसको कहते हैं बच्चों जेंथिन, XANTHINE, और जेंथिन से बनता है दिस वन इज यूरिक एसिड। दिस वन इज यूरिक एसिड, एक उत्सर्जित पदार्थ है। ये दो नाइट्रोजन बेस एडेनिन और ग्वानिन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। उसके बीच में एक और पदार्थ बनता है, इसको कहते हैं जेंथिन, और जेंथिन से फिर बन जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड much less toxic than ammonia and urea, so stored in body, formed by purine metabolism। अब बच्चों मेन चीज है इसके एग्जाम्पल, here is birds। देखो बर्ड्स हमने बताया था बहुत ऊंचाई पर उड़ती है, बार बार अगर यूरिन जाएगी तो पानी का लॉस होगा, फिर शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, इसलिए ये यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। here is birds। फिर आ गया लैंड रेप्टाइल्स, स्थल में रहने वाले रेप्टाइल, लैंड रेप्टाइल्स, जैसे कौन कौन से हो गए, स्नेक, लिजर्ड। हियर इज स्नेक कॉमा लिजर्ड।
लैंड रेप्टाइल है। फिर उसके बाद स्नेल, हियर इज स्मॉल स्नेल। जो स्नेल घेंगे गार्डन में चिपके रहते हैं, 2 टेंटिकल होते हैं, बॉडी सेल से ढकी होती है। हियर इज इंसेक्ट। एक्वाटिक इंसेक्ट का उत्सर्जी पदार्थ तो हमने अमोनिया बताया, लेकिन नॉर्मल इंसेक्ट का यूरिक एसिड होता है। दिस वन इज, फिर उसके बाद लाइक कॉकरोच, कॉकरोच में पूछा जाता है। फिर आ गया डेजर्ट एनिमल, SERT, डेजर्ट एनिमल। जितने भी रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल है, सबका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। स्नेक का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड। दिस वन इज स्नेक लिजर्ड। हियर इज बर्ड्स, सारी बर्ड्स का, लैंड रेप्टाइल, स्मॉल स्नेल, इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड डेजर्ट एनिमल, इन सबका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते समय वाटर का लॉस नहीं होता। ये उन जंतुओं का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है विच कंजर्व वाटर फॉर सर्वाइवल। यहां पर आ गया दिस वन इज दोज एनिमल विच कंजर्व वाटर फॉर सर्वाइवल। एक और लाइन आपको लिखनी है, इट इज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ दोज एनिमल, यह उन जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ है। इट इज excretory, CRETORY, excretory product of those animal, उन जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ है which conserve water for survival, जो पानी, जीवित रहने के लिए पानी के लॉस को बचाता है। which conserve, CONSERV, water, CONSERV, conserve water for survival, water for VIVL, सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए वाटर को बचाते हैं। ये है बच्चों, कभी कभी इसी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन जंतुओं का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है जो जीवित रहने के लिए पानी के लॉस को बचाते हैं। आपका आंसर है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से बनता है। दिस वन इज प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन आपको पता होना चाहिए एडेनिन ग्वानिन होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने, बर्ड्स, बर्ड्स का यूरिन सेमी सॉलिड, इसको हम बीट कहते हैं, कपड़ों पे गिर जाती है। अगर वो पानी पानी यूरिन निकालेगी तो बच्चों फिर तो शरीर, पानी का लॉस होगा शरीर में, क्योंकि वो लगातार फ्लैपिंग करती रहती विंग्स को, उसके लिए ज्यादा वाटर लॉस होगा। और साथ में अगर यूरिन जाने लगेगी तब तो पानी बिल्कुल लॉस हो जाएगा, फिर उसको बहुत नीचे आना पड़ेगा। इसलिए नेचर ने उसको यूरिक एसिड एक्सक्रीशन बना दिया, उसमें पानी का लॉस बहुत कम होता है। ऐसी लैंड रेप्टाइल, स्नेक एंड लिजर्ड हो गया, छोटे छोटे स्नेल जो गार्डन में घेंगे होते हैं, वो सब यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। और इंसेक्ट, सारे इंसेक्ट यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। सारे नहीं बच्चों, लेकिन हमने इससे पहले बताया एक्वाटिक इंसेक्ट वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और जितने भी डिजर्ट एनिमल होते हैं, स्थलीय सॉरी रेगिस्तान के जंतु, वहां पर अगर वो यूरिन जाने लगे तो शरीर में पानी का लॉस होगा, पानी मिलेगा नहीं पीने को, तो पानी की कमी से मर सकते हैं। इसलिए नेचर ने उनको ऐसा बना दिया कि वो यूरिन भी करेंगे लेकिन पानी का लॉस नहीं होगा, वो गाढ़ा यूरिन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल तीनों के बच्चों आपको याद रखने हैं, तीनों कैसे बनते हैं, कौन सा पॉइजनस है, और एक्सक्रीशन के बेस पर एनिमल को 3 ग्रुप में बांटा गया। तो बच्चों ये मेन यहीं पर है। चलो इतना ही करते हैं आज।